हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्यूरोक्रेट चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे विजन IAS PT 365 पॉलिटी मिड 2020 जनवरी 2021 तक का फिफ्थ जो यूनिट है वो पूरा देखेंगे। इसमें ये फिफ्थ यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे, आइए यहाँ पे थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सॉरी। यहाँ पे हम पहले देखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देखेंगे, फिर देखेंगे वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज, फिर डीलिमिटेशन कमीशन को देखेंगे राइट टू रिकॉल क्या है, और उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिसलेनियस न्यूज़ है वो देखेंगे, जिसमें आता है स्टार कैंपेनिंग इलेक्शन के और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ए वेब, और जो है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन का पहला जो टॉपिक है इलेक्शंस के रिगार्डिंग है, ये पूरा जो वीडियो है फिफ्थ यूनिट है जो उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की गई है। देखिए, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार आवाज़ उठाई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जो कि कंडक्ट किया जाएगा लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए साथ में। अब ये साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शन है स्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन इलेक्शन साइकिल ऐसे मैनर में कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाए, दोनों एक दूसरे में मिल जाए, और ताकि वोटर जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर एक ही दिन में दोनों के लिए वोट कर दे। ये नॉर्म जो है 1969 तक था इंडियन इलेक्शंस में, बट उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है 1968 और 1969 में डिसॉल्व हो गई थी, और उसके बाद जो है लोकसभा 1917 में ये लाइक सडन डिसॉल्व हो गया था। तो उसके वजह से जो है ये स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट की इलेक्शंस सेपरेटली हेल्ड किए जाने लगी। और उसके बाद जो है ये चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन ने भी प्रपोज किया था 1983 में, इवन लॉ कमीशन ने इसे रेफर किया था, नीति आयोग ने भी बोला था कि ये होना चाहिए, और इवन दिनेश गोस्वामी कमेटी है इन्होंने भी बोला था कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में है साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का इलेक्शन पे खर्चा बचे, और इवन जो है जो डे टू डे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सारा चलता रहे। तो यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में ही वोट होना ज़रूरी है, ये एक फेज़ वाइज भी हो सकता है, फेज़ वाइज मैनर में भी हो सकता है, और पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है जहाँ स्टेट असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन एक ही दिन पे कंडक्ट किया जाए, या फिर हो सकता है उसे फेज़ वाइज में करे। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया, आइए देखते हैं बॉक्स में कुछ बेसिक चीज़ें। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताया गया साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें आर्टिकल 83 बोला गया। आर्टिकल 83 ये बोलता है कि लोकसभा का जो टेनवर जो टर्म होना चाहिए वो 5 साल के लिए होना चाहिए, जो कि मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 85th आर्टिकल में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको पावर पूरी दी गई है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। और ये जो आर्टिकल 172 है इसमें भी पैरेलली बताया गया है, जो 83 में था वही 172 में स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए बताया गया है कि इसका जो ये टर्म होगा वो 5 साल का होगा। और 174 आर्टिकल जो है उसमें गवर्नर को पावर दी गई है स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट। खुद से नहीं कर सकती है जब तक अगर स्टेट कैबिनेट एडवाइस नहीं करेगी या यूनियन कैबिनेट एडवाइस नहीं करेगी, तब तक प्रेसिडेंट या यूनियन जो प्रेसिडेंट या गवर्नर उसे डिसॉल्व नहीं कर सकता। देख लेते इलेक्शन रिलेटेड जो न्यूज़ है इसमें देख लेते क्या है। इसमें देखिए, इसमें कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात की गई है, जहां बोला गया कि देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो जो इलेक्टोरल रोल है इसके रिगार्डिंग भी बोला गया कि ये सेम होना चाहिए पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, स्टेट असेंबलीज और लोकसभा इसके लिए, क्योंकि देखिए वोटिंग क्राइटेरिया सेम है, वोटिंग क्वालिफिकेशन सेम है, तो इलेक्टोरल रोल भी सेम होना चाहिए पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और स्टेट असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस के लिए। अभी कॉमन इलेक्टोरल रोल क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सुपरवाइज करती है म्यूनसिपल और पंचायत के इलेक्शन को, जो कि फ्री है उनका खुद का इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, और ये एक्सरसाइज करती है जो अपनी ये ड्यूटीज़, ये पावर जो एक्सरसाइज करती है ये विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के एक्सरसाइज करती है। यहाँ पे बोलते हैं कि
हर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एक सेपरेट स्टेट एक्ट के थ्रू गवर्न की जाती है, जो कि अलाउ करती है सुप्रीम ये सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोरो और यूज़ करने के लिए इलेक्शन कमीशन के वोटर रोल्स को। इलेक्शन कमीशन जो है वो जो लोकसभा या पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल रोल बनाती है, उसे एससीसी स्टेट इलेक्शन कमीशन यूज़ कर सकती है, ताकि वो अपने प्रिपरेशन को, जो इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन को उससे जो है सप्लीमेंट कर सके, या तो रिवीजन जो होता है म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स का, उसे ये सप्लीमेंट कर सके। देखिए सभी स्टेट ने अभी तक ये सारा ये जो इलेक्टोरल का, ये इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्टोरल रोल है, इसे अडॉप्ट कर लिया है लोकल बॉडीज पोल्स के लिए। बट कुछ स्टेट है जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, तो देखते हैं वो कौन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, उड़ीसा इन्होंने 2 बार डाल दिया है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इवन आसाम भी 2 बार डाल दिया है, तो ये विजन का मिस्टेक है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि रिसेंटली बनी हुई है, मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बताई। यहाँ पे आर्ग्यू क्या किया जा रहा है कि जो प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट वोटर लिस्ट है, ये जो अलग अलग वोटर लिस्ट बनाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी होता है और डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर भी होता है, जो कि कहीं और यूज़ हो सकता है। इवन लॉ कमीशन इसे रिकमेंड करती है अपने 255th रिपोर्ट में। देखिए जो डाटाज है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो जब प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, तो मेंस के लिए जो है ये सारे चीज़ आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आएगी, कि आप कोट कर सकते हो सीधा। ये लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया गया था, लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कॉमन इलेक्टोरल रोल इन 255th रिपोर्ट 2015 में, जहाँ की बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन को भी जो इलेक्शन कमीशन ने भी जो है सिमिलर स्टैंड हाँ, इलेक्शन कमीशन ने भी जो सिमिलर स्टैंड लिया था 1990 और 2004 में, उन्होंने भी बोला था ये चीज़ होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना होगा, जो कि आर्टिकल 243 के और 243 ZA को जो है अमेंड करेगी, जो कि मैंडेट करती है सिंगल इलेक्टोरल रोल जो पूरे कंट्री के लिए होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी बना सकती है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल पूरे कंट्री के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते कुछ ये 243 है क्या, 243 के और 243 ZA जो है पावर प्रोवाइड करती है सुपर इंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ जो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडीज टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये सारे पावर्स प्रोवाइड करती है ऑफ सुपर इंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो इस जो टॉपिक में है बस इतना ही। आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक में। इस टॉपिक में क्या बोला गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में बताया गया है। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने रूल किया है कि जो आइडेंटिटी ऑफ EBS डोनर जो है वो RTI एक्ट के तहत हम उसे रिवील नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा किया तो ये पूरे एक्ट का जो है हनन होगा, प्रोविजंस का जो है वायलेशन होगा। और सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट सॉरी एक्चुअली आई फॉरगॉट टू कीप माय फोन ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो में क्या है। यहाँ पे जो है देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया गया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने बोला है कि अगर EBS डोनर का जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोजर करते हैं RTI एक्ट के तहत, तो ये जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रही है और ये जो वॉयलेट कर रही है इस एक्ट को। और सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट के तहत भी बोला गया है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है सिटीजन इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है पर्सन को, वो जो पब्लिक अथॉरिटी को एग्जम्प्ट किया गया है सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट के तहत, पब्लिक अथॉरिटी को एग्जम्प्ट किया गया है कि कोई भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्हें सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई होते कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, वारंट कर रही है, तभी वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे, वरना नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को डिस्क्लोजर नहीं करती है, तो उसे ये जो एक्ट है डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कुछ बताया गया कि एक पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन अप है। अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, ये कि इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनोनिमस गुप्त डोनेशन, गुप्त दान जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। ये एक प्रोमिसरी नोट को रिसेंबल करती है।
प्रोमिसरी नोट वो होता है जो अगर आप जिसे बिजनेस कोऑपरेशंस में क्या होता है, वो प्रॉमिस करती है कि मैं आपको 100 रुपये पे करूँगी, या सब बाई सपोज लाइक वो प्रॉमिस करती है आपको कि मैं 1000 रुपये पे करूँगी, तो उसके लिए जो एक नोट इशू करता है, और वो नोट अगर दूसरे को देता है तो वो उसे 1000 रुपये देता है, और बाद में वो जाके बिजनेस से कलेक्ट कर लेती है। तो इसे कौन परचेस कर सकता है? इसे सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई बॉडी इनकॉपरेटेड इन द कंट्री मतलब इंडिया, सॉरी, इन द कंट्री मतलब इंडिया में इनकॉपरेट की है, तो वो इसे परचेस कर सकती है। यहाँ पे जो बॉन्ड डिनोमिनेशन कितने की होगी? 1000 रुपये से लेके 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ तक परचेस कर सकते हैं। किससे? सिलेक्टेड ब्रांच ऑफ एसबीआई से। और इवन जो है ऐसे ब्रांच जब ऐसे ये लाए जाते हैं, ये कब कब ये बॉन्ड्स परचेज किए जा सकते हैं? पहले तो ये 3-4 क्वार्टर आते हैं साल में। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग के 10 दिन में, जैसे जनवरी इज द स्टार्ट ऑफ जैन टू मार्च, अप्रैल से लेके जून तक के स्टार्ट में, मतलब अप्रैल 10 तक, तो ऐसे जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर, इनके स्टार्ट के 10 दिनों में ये बॉन्ड्स परचेस किए जा सकते हैं। और ये जो रिडीमेबल कब तक है? 15 दिन के इशुएंस के बाद तक जो है रिडीमेबल है इन द अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। डेजिग्नेटेड एक अकाउंट दिया जाएगा उन्हें, उसमें इसका 15 दिन का लाइफ स्पैन होता है। और ये जो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है इसके थ्रू डोनेशन लेने के लिए, तो इसमें बताया गया है कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी 1% वोट सिक्योर करती है लास्ट लोकसभा इलेक्शन या स्टेट असेंबली इलेक्शन में, या फिर रजिस्टर्ड, और वो रजिस्टर्ड है सेक्शन 29 ऑफ आरपी एक्ट 1951 में, वो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन लेने के लिए अप्रूव की जाती है, एलिजिबल है। इसे अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2017-18 में। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। आगे देखते हैं क्या बात चल रही है वोटिंग राइट्स पे। तो यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडिया एनआरआईज, जो उन्हें जो है ओवरसीज पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कास्ट करने का मौका दिया जाए। तो देखते हैं यहाँ पे कि पोस्ट बैलेट है क्या, ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे ये बॉक्स में बताया गया है कि जो पोस्ट बैलेट है ये एक टाइप का वोटिंग है, जो कि ईटीपीबी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्टर्स को, और जो इलेक्टर्स पोस्ट के थ्रू रिटर्न करते हैं। इस ईटीबीएस में जो है इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ये डिस्पैच किया जाता है, और ये एक ऑर्डिनरी मेल थ्रू भी रिटर्न किया जा सकता है। बट करेंटली ये जो है सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए अवेलेबल है। सर्विस वोटर्स जैसे आर्म्ड फोर्स, पर्सन एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये सारे सर्विस वोटर्स के लिए ही है। बट इस बात चल रही है कि ईटीपीबीएस जो है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स जो है या वोट जो है, ये ओवरसीज वोटर्स को एक्सटेंड करे। इसके लिए सिर्फ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 अमेंड करना होगा गवर्नमेंट को, और पार्लियामेंट्री की नोड की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 कैटेगरी ऑफ इलेक्टर्स होते हैं, एक जनरल इलेक्टर्स, एक ओवरसीज इलेक्टर्स, एक सर्विस इलेक्टर्स। तो जनरल इलेक्टर्स में कौन आता है? जनरल इलेक्टर्स में जो रेगुलर रेसिडेंट होते हैं, जो रेगुलर इलेक्टर्स होते हैं, जो कि 18 साल के एज पे क्वालिफाई करते हैं इलेक्शन के लिए, वो जनरल इलेक्टर्स होते हैं। ओवरसीज इलेक्टर्स कौन होते हैं? एनआरआई जो है, वो जो जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो। सर्विस इलेक्टर्स कौन होते? वो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, पर्सन एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, ये सारे सर्विस इलेक्टर्स में आते हैं। सर्विस इलेक्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो जो पोस्टल बैलेट के थ्रू या प्रोक्सी वोटर के थ्रू वोटिंग करे। तो आइए देखते हैं इस मैटर में क्या है ईसी का प्रपोजल। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो इन्फॉर्म किया है कि वो रेडी है ईटीपीबीएस के साथ, जो कि वोटर्स अब्रॉड वोटर्स हैं उन्हें एक्सटेंड किया जाए। ये किस में? इलेक्शन ऑफ 2021 इलेक्शन में, जो कि आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाली है। इसके लिए वो तैयार है। इसी बता रही है कि मैं तैयार हूँ कि अपने ईटीपीबीएस के साथ
तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि जो ईटीपीबीएस है ओवरसीज वोटर्स को एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया, सिर्फ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को ही अमेंड करना होगा, पार्लियामेंट की नॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई भी एनआरआई अगर इंटरेस्टेड है पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, इसे रिटर्निंग ऑफिसर को 5 दिन पहले 5 दिन बाद नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन का नोटिफिकेशन जब आएगा उसके 5 दिन बाद उसे रिटर्निंग ऑफिसर को जो है इन्फॉर्म करना होगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन जब रिटर्निंग ऑफिसर को मिलती है तो रिटर्निंग ऑफिसर एक बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच करता है, और एनआरआई जो है अपना प्रेफरेंस मार्क करता है, उसका प्रिंट आउट लेके एनआरआई उसके ऊपर अपना प्रेफरेंस मार्क करता है, और उसे एक डिक्लेरेशन थ्रू जो कि अटेस्ट होगा ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाएगा डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, जिस कंट्री में भी एनआरआई जहां मतलब मौजूद है, जहां रेसिडेंट कर रहा है, उसके थ्रू जो अटेस्ट किया जाएगा और ये डिक्लेरेशन वापस जो है इंडिया में भेजा जाएगा। तो एनआरआई इसके थ्रू क्या होगा, एनआरआई जो इंडियन डेमोक्रेसी में है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, और इन्हें जो है एंटाइटल किया जाएगा बेसिक ह्यूमन राइट जो कि राइट टू वोट है। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो एक्सपैट्रिएट्स करती है वोट को, लाइक अगर ब्रिटिश सिटीजन कोई है जो अब्रॉड में रह रहा है और उसे वोट करना है, तो वो या तो नॉमिनेट करती है प्रॉक्सी वोटर को या तो वोट बाय पोस्ट करती है। तो ऐसी बात ये जो है काफ़ी कंट्रीज़ में देखने मिलती है। और यहाँ पे जो कंसर्न क्या है, सिर्फ कंसर्न ये है कि जो सिक्रेसी जो है वोट की वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा कि ये पोस्टल बैलेट वगैरह ये काफ़ी लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा जो कि इंडिया में काफ़ी डेवलप नहीं है। और बाहर का इन्फ्लुएंस लाइक आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा वोटिंग में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या है अबाउट एनआरआई और ओवरसीज़ वोटर के बारे में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि एनआरआई और ओवरसीज़ वोटर के बारे में बताया गया है, ये वो पर्सन होते जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो कि एब्सेंट होते कंट्री से ओनिंग टू देयर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये जो है दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करते हैं, और जो कि अगर वो इंडिया में रेसिडेंट करते हैं तो ये एलिजिबल होते हैं पूरी तरह वोट करने के लिए इनके एड्रेस पे जो कि मेंशन किया है पासपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 303.10 करोड़ एनआरआईज है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में लिव कर रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड। लास्ट लोकसभा में 25,000 उनमें से जो है इंडिया फ्लाइट लेके आए थे, जो कि वो इंडिया को में उन्हें वोट करना था, इसलिए 25,000 जो है फ्लाइट लेके आए थे। अब हर बार तो ये ऐसे नहीं आ सकते, इसलिए प्रोसेस जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिफॉर्म लाया जाए। अब करंट प्रोसेस क्या है वोटिंग ऑफ एनआरआईज का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वोटिंग्स ऑफ एनआरआई जो है इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली 2011 में, जिसमें अमेंड किया गया था आरपी एक्ट 1950, जिसमें जो है अगर एनआरआई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो कि इंडिया में है वहाँ जाके जो है वोट कर सकते हैं, वहाँ अपना पासपोर्ट दिखाएंगे जहाँ के वो लोकेटेड है, वहाँ पासपोर्ट दिखा के वोट कर सकते हैं। बट ये सिर्फ इन पर्सन ही वोट कर सकते हैं, मतलब प्रॉक्सी वोटर या ईटीपीबीएस नहीं यूज़ कर सकते, और इन्हें वहाँ पे अपना पासपोर्ट प्रोड्यूस करना होगा पोलिंग स्टेशन में। और इवन आरपी एक्ट 2007 का जो है रिसेंटली प्रपोज किया था कि जो एक्सटेंड किया जाए प्रॉक्सी वोटिंग टू ओवरसीज इंडियन, ये लैप्स हो गए थे 16th लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ ही। तो देखते हैं आगे दूसरे टॉपिक में। यहाँ डीलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। लोकसभा स्पीकर ने नॉमिनेट किया 15 एमपीज को ताकि वो असिस्ट कर सके डीलिमिटेशन कमीशन को। तो आइए देखते हैं ये है क्या। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, ये एक्ट है जो कि फिक्स करती है बाउंड्रीज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए हर जो है आप देखेंगे हर इलेक्शन या फिर हर इलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा हर कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे महाराष्ट्र है, ये जो आपका कर्नाटका है, तो हर एक स्टेट में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी का है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का लिमिट सेट करने के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 और कुछ कमीशंस हैं। तो आर्टिकल 82 में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद जो है डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो ये एस्टैब्लिश करेगी, और डिलिमिटेशन कमीशन
कमीशन एस्टैब्लिश करेगी, लाइक डिलिमिटेशन एक्ट एनेक्ट करेगी और डिलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश करेगी। और आर्टिकल 170 में बोला गया कि ये सेम लॉ जो है स्टेट डिलिमिटेशंस के लिए भी अप्लाई होगा। और प्रीवियसली कई सारे डिलिमिटेशन कमीशंस अपॉइंट किए गए जो कि 1952, 63, 73 और 2002 में जो है ये एस्टैब्लिश किए गए। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? एक तो सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ये चेयर करेंगे इस ये कमीशन को। दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कोई इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थ्रू नॉमिनेट किया हो, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब जिस स्टेट में हो रहा है, जैसे यूपी में हो रहा है तो यूपी के जो है इलेक्शन कमीशन को है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है वहाँ पे उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनाया जाएगा। तो आगे देखते हैं इसके फंक्शंस क्या और करंट पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि फंक्शंस क्या है। इसके फंक्शंस यही है कि जो ये नंबर और बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये डिटरमाइन करे, और पॉपुलेशन जो है ये नियरली इक्वल होनी चाहिए सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आइडेंटिफाई करे सीट्स फॉर SC/ST, रिजर्व सीट फॉर ST/ST, लाइक ये पॉपुलेशन बेसिस पे ही SC/ST का जो है सीट कितना रिजर्व किया जाना चाहिए वो भी ये डिसाइड करती है। करंट पोजिशन क्या है, इनका ऑर्डर कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं होता, बट नो ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है 1981 और 1991 सेंसस के बाद अभी तक बनी ही नहीं। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो कि इसे फ्रोज कर दिया गया था डिलिमिटेशन टिल 2026, तो 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो देखते हैं आगे दूसरे टॉपिक पे। ये राइट टू रिकॉल है। राइट टू रिकॉल में क्या हुआ है, हरियाणा असेंबली है जो उन्होंने रिसेंटली पास किया है हरियाणा पंचायती राज बिल 2022 जो कि सेकंड अमेंडमेंट है। इसमें उन्होंने प्रोवाइड किया है कि जो राइट टू रिकॉल है अपने मेंबर्स को जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया है। अब राइट टू रिकॉल क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने इलेक्टोरेट जो है उनके पास पावर दी जाती है कि वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स को जो है वापस बुला ले या फिर उन्हें निकाल दे बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसी के साथ चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के और कौन से सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 इंस्ट्रूमेंट्स बोले गए। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो रूल या इंस्टीट्यूशन प्रोसेस है जो अनेबल करती है पब्लिक को टू वोट डायरेक्टली, पब्लिक को डायरेक्टली वोट करने के लिए अनेबल करती है किसी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉ, ट्रीटी या पॉलिसी डिसीजन के लिए। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे, 4 इंस्ट्रूमेंट देखने मिलेंगे। रेफरेंडम, सिटीजन्स इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट और एजेंडा इनिशिएटिव्स। सॉरी, तो एक एक करके जानेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं क्या है रेफरेंडम। क्या है रेफरेंडर में क्या होता है, इलेक्टोरेट को अलाउ किया जाता है कि वो डायरेक्ट वोट करे किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव इशू पे। इनका जो आउटकम होता है गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होता है। सिटीजनशिप इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पे भी इलेक्टोरेट को अलाउ किया जाता है कि वो वोट कर सके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेटिव मेजर को जो कि प्रपोज किया जाएगा पीपल के थ्रू। ऊपर देखिए गवर्नमेंट के थ्रू प्रपोज किया जाता है, बट ये पीपल के थ्रू प्रपोज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सिटीजन जो है एक कोरे कागज पे जो है सपोर्टर्स का साइन लेती है और इसे सबमिट करती है। प्लेबिसाइट में क्या होता है, ये एक टाइप का रेफरेंडम ही है जो कि हेल्ड करता है गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ होती है सिटीजन्स के पास और राइट फॉर और सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये जो एंजॉय किया जाता है जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के थ्रू। यहाँ पे ये बाइंडिंग भी हो सकती है और नॉन बाइंडिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। एजेंडा इनिशिएटिव में क्या है, ये एक पॉपुलर राइट है जो कि जो नेसेसरली रेफरेंडम वोट तक जाती है नहीं जाती है, पॉसिबिलिटी दोनों है। ये जो है किसी इशू पे होता है जैसे पॉलिटिकल एजेंडा हो गया, और ये जो है स्पेसिफाइड अथॉरिटी के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट टू रिकॉल के बारे में कुछ डिटेल। राइट टू रिकॉल एक प्रोसेस है यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है। यहाँ पे ये जो बिल है अलाउ करती है कि ये जो विलेज सरपंच या तो मेंबर ऑफ ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है इन्हें जो है वोटर्स जो है रिकॉल कर सकती है। और यहाँ पे जो है रिकॉल करने के लिए क्या होगा, 50 मेंबर्स ऑफ वार्ड और ग्राम सभा को रिटर्न में देना होगा कि ये इनिशिएट करना चाहती है प्रोसीडिंग। और यहाँ पे जो ये फॉलोड किया जाएगा एक सीक्रेट बैलेट के साथ, जहाँ पे जो है रिकॉल रिक्वायर करेगा 2/3 मेंबर्स वोटिंग अगेंस्ट देम।
तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब देखते हैं हमारे मिसलेनियस टॉपिक में क्या क्या है। मिसलेनियस टॉपिक में देखिए पहला न्यूज़ है स्टार कैंपेनियर्स इन इलेक्शन। तो ये स्टार कैंपेनियर्स देखते हैं क्या क्यों न्यूज़ में। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कांग्रेस लीडर कमलनाथ उनको पार्टी लिस्ट ऑफ लाइक स्टार कैंपेनियर्स से निकाल दिया है। और स्टार कैंपेनियन जो है नॉमिनेट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू टू कैंपेन इन अ गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये जो लिस्ट होता है ये कम्युनिकेट किया जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक हफ्ते में इलेक्शन नोटिफिकेशन के। और ये जो है अंडर सेक्शन 77 ऑफ आरपी एक्ट 1951, याद रखना आरपी एक्ट ऑफ 1951 के अंदर स्टार कैंपेनियर्स आता है। और ये जो है रिकग्नाइज्ड पार्टी सॉरी इट्स नॉट पार्टी इट्स पार्टी, ये जो है रिकग्नाइज पार्टी जो है वो 40 स्टार कैंपेनियर्स रख सकती है। और जो अनरिकग्नाइज बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो 20 जो है स्टार कैंपेनियर्स रख सकती है। और जो एक्सपेंडिचर होता है ये स्टार कैंपेनियर्स पे ये जो है एग्जम्प्ट किया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ कैंडिडेट होता है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट होता है उसमें ऐड करने से एग्जम्प्ट किया जाता है। और ये जो है सिर्फ अप्लाई होता है अगर स्टार कैंपेनर्स उसको लिमिट करता है जनरल कैंपेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक। अगर वो खुद के किसी पॉलिटिकल पार्टी या खुद के इसका ये कर रहा है कैंपेन कर रहा है तो उसे वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर बेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है रिसेंटली यही बोला गया है कि जो कोविड नॉर्म्स के चलते जो स्टार कैंपेनियर का है उनका नंबर्स कम कर दिया गया है, मैक्सिमम लिमिट कम कर दिया गया है। तो रिकग्नाइज्ड नेशनल स्टेट पार्टीज़ को है जो अब ये 30 मेंबर होंगे 40 के जगह, और अनरिकग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके 15 मेंबर्स हो गए 20 मेंबर्स के जगह। और जो पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ लिस्ट जो है उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है 7 दिन से लेकर 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया नोटिफिकेशन के बाद। तो देखते हैं और क्या बोला गया इसमें। जो बोला गया अगर कैंडिडेट जो है स्टार कैंपेनियन का अगर स्टेज किसी और कैंपेनर के साथ शेयर करता है तो पूरा जो एक्सपेंडिचर है रैली का वो कैंडिडेट के एक्सपेंसेस में ऐड किया जाएगा। और यहाँ पे बात याद रखिए कि कैंडिडेट का जो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर है ना सिर्फ वो सीमित होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो अगर देखिए सेज और स्टेज यहाँ पे ये दो चीज़ें सेज और स्टेज ये किसी के साथ शेयर मत करो, ये सिर्फ अथॉराइज्ड पर्सन के साथ ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आगे नीचे देखते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बात की गई है। तो यहाँ पे जो बोला गया है इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन था कि इन पोल एक्सपेंडिचर को जो है इंक्रीज़ किया जाए। तो इसी के जो रिकमेंडेशंस को लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है 10% इंक्रीज़ कर दिया गया है इलेक्शन कैंपेन के ये एक्सपेंडिचर को अप्रूव किया है कि 10% इंक्रीज़ होगा। और क्यों क्यों किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ये जो रेस्ट्रिक्शंस और रैलीज और मीटिंग्स लगा रही है पेंडेमिक के तहत, तो इसमें क्या हो रहा है कैंडिडेट को बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर गिर रहा है इसलिए ये लगा रही है। अब इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में देख लेते हैं। तो रूल नंबर 90 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर है कैंडिडेट का ये मैक्सिमम लिमिट कैंडिडेट का मैंने बोला इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट ये मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसके तहत 3 बात बोली गई है। यहाँ पे कोई भी चेंज अगर होता है तो लॉ मिनिस्ट्री थ्रू अप्रूवल होना चाहिए। और करंट एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो स्टेट और पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए स्टेट टू स्टेट डेफर करता है। और ये जो लिमिट है ये फिक्स्ड की गई है हर एक्सपेंसेस पे, जैसे प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, पब्लिक मीटिंग्स, इस सब पे एक्सपेंडिचर जो है कितना करना चाहिए एक्सपेंसेस ये फिक्स है। और इलेक्शन कमीशन जो है लिमिट इम्पोज करती है जो है कैंपेन एक्सपेंडिचर incurred by कैंडिडेट, बट पॉलिटिकल पार्टी के जो है कैंपेन एक्सपेंडिचर पे ये लिमिट इम्पोज नहीं करती है। गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना होगा अगर इसे ये बढ़ाना है तो इसे बस ये जो है अगर जो रूल अमेंड करना पड़ेगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में, इसे वो अमेंड करना पड़ेगा। और जो है क्या हुआ है कि जो पोल सीलिंग है इसे 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख कर दिया गया है लोकसभा के लिए, और 28 लाख से बढ़ाकर 30.8 लाख कर दिया गया है असेंबली इलेक्शन के लिए। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है।
यहाँ पे जो है रूल्स जो है ये फोर्स में रहेगी अनटिल लाइक डी नोटिफाइड। अगर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डी नोटिफाई नहीं करती है तब तक ये फोर्स में होगी। ये मैंडेटरी है सारे कैंडिडेट को कि वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करे और एक्सपेंसेस उसी में से खर्च करे, और पेमेंट जो भी होगा वो चेक थ्रू दिया जाएगा। कैंडिडेट को ज़रूरी है कि वो जो एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर है स्टेटमेंट, जो इलेक्शन ख़त्म होने के 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर वो जो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन उसको दिया जा सकता है अप टू 3 इयर्स, या इनकरेक्ट अकाउंट बना के देगा, या फिर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड लिमिट होगा, या फिर फेलियर टू लाइक फाइल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अगर ऐसा कुछ होता है तो 3 साल के लिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। ए वेब है यहाँ पे न्यूज़ में, क्यों? क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 साल चेयरमैनशिप ए वेब का ख़त्म कर लिया है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल वेबिनार था जिसमें बोला गया था कि इशूज, चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 का टॉपिक था। जो थीम था इसका यही था कि इश्यूज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है और प्रोटोकॉल क्या फॉलो करने चाहिए इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कोविड-19 में। तो ए वेब जो है बहुत सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ जो है वर्ल्ड वाइड, उनकी एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है। एस्टैब्लिश की गई थी 2013 में साउथ कोरिया में, जिसका जो कैपिटल सियोल देख सकते हैं, तो इसलिए इसका परमानेंट सेक्रेटरीट सियोल में है। तो ए वेब की जो है 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी वर्ल्ड वाइड मेंबर्स है। इंडिया ने इसका चेयर लिया था 2019 तक, मतलब 2 साल के लिए इंडिया ने चेयर किया है ए वेब को। और जो इंडिया का ए वेब सेंटर है ये न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया है। किस किस पर्पज़ के लिए? डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ ए वेब मेंबर्स। इसके लिए ये सेंटर जो है न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया है। ये एम क्या करता है? ये एम यही करता है कि जो प्रोसेस होता है इलेक्शन मैनेजमेंट का मेंबर कंट्रीज में, उसे स्ट्रेंथन करे। और ये देखता है कि जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है इन कंडक्टिंग फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस वर्ल्ड वाइड, ये उसी के बारे में ध्यान रखता है। ये जो है अंडरटेक करता है इलेक्शन विजिटर्स और ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम वेरियस कंट्रीज़ में, ताकि इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखा जाए और बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है उसे शेयर किया जाए विथ मेंबर ऑफ EMBs। ये लास्ट टॉपिक है आज का जो है ओपिनियन एंड एग्जिट पोल। इसके बारे में क्या बोला गया है? इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली जो है एडवाइजरी इशू किया है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पे। तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल क्या है वो देखते हैं। ओपिनियन पोल वो पोल है जो कंडक्ट किया जाता है बैलेटिंग के लाइक, अगर देखिए ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन मतलब अपना मत देना। तो ये जो है कंडक्ट किया जाता है वोटर्स का मत जानने के लिए कि आप किसके लिए वोट करना चाहते हैं। तो ये जो है ये इसे ओपिनियन पोल बोलते हैं। और एग्जिट सर्वे क्या होता है? एग्जिट सर्वे वो होता है जो इलेक्शन के बाहर कुछ लोग माइक लेके खड़े होते हैं और आपसे पूछते हैं एक्चुअली आपने किसके लिए वोट किया। तो ये जो होता है एग्जिट पोल होता है। तो सेक्शन जो है 126A ऑफ RP एक्ट, सॉरी, सेक्शन 126 ऑफ RP एक्ट 1951 के तहत क्लियरली बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो है एग्जिट पोल किसी तरह का पब्लिश या जो पब्लिसाइज नहीं करेगा किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू, या फिर किसी भी मैनर में उसे डिसेमिनेट नहीं करेगा जब तक कि जो है रिजल्ट लाइक लास्ट फेज नहीं हो जाता जो पोलिंग का। तो ये जो रिजल्ट ऑफ एग्जिट पोल है ये कोई भी मतलब नहीं पब्लिश कर सकता है। तो ये नोटिफाई किया जाएगा इलेक्शन कमीशन थ्रू कि कब नहीं किया जा सकता इलेक्शन एग्जिट पोल पब्लिश। और ये जो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करती है कि जो एग्जिट पोल है ये टेलीकास्ट बाय एजेंसीज इंक्लूडिंग वेबसाइट और अदर फाइनल फेज ऑफ पोलिंग स्टेशन कर सकती है, बट नो ओपिनियन पोल नहीं कंडक्ट किया जाएगा जब तक कि जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज वोट ना करे, या फिर जो ऑलरेडी वोट कर चुकी है जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें भी ओपिनियन पोल नहीं कंडक्ट किया जाएगा। इससे क्या होता है? देखिए, अगर ओपिनियन कोई देता है, कोई ज़्यादा मतलब फेवर में कोई गवर्नमेंट की ओपिनियन देता है, तो इससे ना वोट जो है वो जो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं होने के चांसेस होते हैं कि दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अगेंस्ट में। देखिए, वोटिंग बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत ही पेचीदा मैटर है। तो अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है तो देखिए समझ लीजिए बीजेपी है, ये कांग्रेस है, अब बहुत लोग वोट करने गए, ठीक है,
वोट करने से पहले हमने उनका ओपिनियन पूछा कि क्या आप किसको वोट करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप। तो एक बंदे ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला अरे हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो जो कांग्रेस के वोटर्स भी होंगे ना, वो एक बार सोचेंगे कि अरे यार बीजेपी ही सब लोग बोल रहे हैं कि उसे ही वोट करेंगे, तो हमें भी बीजेपी को ही वोट करना चाहिए। इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर, वोटर्स बिहेवियर। तो ये जो इसे रोकने के लिए जो है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को जो है रोक दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर ये पीडीएफ का लिंक चाहिए आपको, तो ये जो 8th वीडियो मेरी आ जाएगी, जो जहाँ पे मैं 8th यूनिट अगर जब ख़त्म कर दूंगा, तो उसमें जो है मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा द ब्यूरोक्रेट, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं जो है ये हाईलाइटेड पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।